वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लास्ट टॉपिक जो आपके पास था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर बेस्ड था। यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली हमें दिखाया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। तो आज फिर से आपका वही टॉपिक है, लेकिन कंडीशंस हम देखेंगे यहाँ पर। जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक स्क्रीन पर आता है जहाँ पर आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनती है, जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फिर हमारे पास डार्क फ्रिंज बनती है स्क्रीन पर। तो जब आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज स्क्रीन पर बनती है तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे जो दो वेव्स सुपरिम्पोज करती हैं उनका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम, और उनका फेज डिफरेंस भी हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो यही आज आपका टॉपिक है, कैलकुलेशंस है। हमने पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस हमने निकालना है और रिजल्टेंट वेव की इक्वेशंस को भी हमने निकालना है। तो आपको पता ही है, जैसे हमारे पास दो वेव्स, हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हैं, जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाया है, ये आपके पास दो स्लिट्स हैं, यहाँ से हमारे पास दो वेव्स निकलती हैं, ए स्लिट से भी और बी स्लिट से भी। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से हमारे पास आएंगे जिनकी वेवलेंथ, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनका फेज एंगल या फेज डिफरेंस हमारे पास दो वेव्स का क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से स्लिट से भी, ए स्लिट से भी वेव निकलेंगी, बी स्लिट से भी हमारे पास वेव निकलेंगी। जैसे हमारे पास एक वेव की डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरी वेव की डिस्प्लेसमेंट y2। जब ये सुपरिम्पोज करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। देखिए हमारे पास y रिजल्टेंट वेव है, जिसका एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट पर फॉल कर रहा है, ट्रफ पर फॉल कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेव बन रही है आपके पास। तो इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशंस को निकालेंगे हम, और यही रिजल्टेंट वेव आपको स्क्रीन पर, जो हमारे पास ये स्क्रीन है सामने, स्क्रीन पर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगी। तो आपको मैंने हालांकि वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था हमने, जब क्रस्ट पर फॉल करता है, ट्रफ पर फॉल करता है, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तो आपको स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज नजर आती है। लेकिन जब हमारे पास क्रस्ट ट्रफ पर फॉल करेगा, जैसे हमारे पास अगर y1 ऐसे है और y2 हमारे पास ऐसे वेव होगी, तो जब ये सुपरिम्पोज करेंगी तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है और आपको स्क्रीन पर डार्क फ्रिंज नजर आएगी। अब ये जो हमारे पास दो वेव्स हैं y1 और y2, ये जब सुपरिम्पोज करती हैं तो आपको स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज नजर आती है। उनका हम पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट करेंगे और हम उनका फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो वही यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। जैसे एक वेव है हमारे पास, उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है ए साइन ओमेगा टी। ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है हमारे पास किसका, इस y1 हमारे पास इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए है। और दूसरी वेव हमारे पास है जिसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, y2 है, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट उसकी y2 है, और यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड को b से डिन करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, हमारे पास दूसरी हमारे पास इक्वेशन जो सुपरिम्पोज करेगी, दैट इज b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वेशंस की हमारे पास है, एट एनी टाइम t ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पर हमारे पास b दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है, और फाई क्या है हमारे पास, फाई इज फेज डिफरेंस, हमारे पास इन दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। तो ये दो वेव्स हमारे पास क्या करती हैं, सुपरिम्पोज करती हैं। तो जब ये दो वेव्स सुपरिम्पोज करेंगी तो एक वेव बनेगी। तो आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर लिखना चाहोगे आप, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये दो वेव्स मिलकर एक वेव बनेगी। उस एक वेव की इक्वेशन जो हमारे पास होगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ किया, तो हमारे पास y रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, या हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है, तो वो किसी को होगा y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। अब हम y1 की जगह पर y1 की वैल्यू को पुट करेंगे। y1 किसके इक्वल है, a साइन ओमेगा टी प्लस y2 किसके इक्वल है, b साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा, तो प्लस b आपके पास यहाँ पर है, ये b ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर फार्मूला बना है, साइन ए आपका ओमेगा टी है और b आपका क्या है, फाई है। तो यहाँ पर साइन a प्लस b को यूज़ करो आप, तो इसको हम खोल के लिखेंगे, तो साइन a आ गया ओमेगा टी, कास b आ गया फाई, प्लस कास a क्या है आपके पास ओमेगा टी, और साइन b आपके पास आ गया फाई। तो हमने क्या यूज़ किया, साइन a प्लस बी जो होता है वो साइन a cos b प्लस cos a साइन b के इक्वल होता है। हमने इसको खोल के लिखा। जब हमने इसको खोल के लिखा तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा, b को मल्टीप्लिकेशन लगेगी b साइन ओमेगा टी cos फाई के साथ भी, तो आपके पास बनेगा b साइन ओमेगा टी cos फाई
तो अब इस b को इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो पहले मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो पहले हम इसको लिखेंगे cos ओमेगा t और b को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो क्या बनेगा आपके पास b sin phi। तो ये हमारे पास है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर b को इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन की और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t cos phi। देखिए यहाँ पर आपके पास sin ओमेगा t इधर भी है, sin ओमेगा t इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, आप sin ओमेगा t को कॉमन निकालेंगे, हम sin ओमेगा t को आप कॉमन निकालो, यहाँ पर a बचेगा, इस टर्म में a बचेगा और नेक्स्ट टर्म जो आपके पास है यहाँ क्या पर यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास b cos phi आपके पास आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन दो टर्म्स में ये आपके पास ये वाली और ये वाली टर्म में हमने sin ओमेगा t को कॉमन निकाला, sin ओमेगा t को कॉमन निकाला, यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास b cos phi आपके पास रहेगा। और आगे आगे आपके पास ऐसे ही इसको लिखो आप cos ओमेगा t b sin phi आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लेट a प्लस b cos phi को हम लेट करेंगे, ये r cos थीटा के इक्वल है, इसको हम लेट करेंगे, ये किसके इक्वल है, r cos थीटा के इक्वल है। इसके बाद आपके पास जो है b sin phi इज इक्वल टू, इसको आप इक्वल टू किसके इक्वल ले लो आप, b r sin थीटा के इक्वल पुट करो आप। तो ये आपके पास b sin phi जो है दैट इज इक्वल टू r sin थीटा के इक्वल है, इसको आप इक्वेशन 4th ले लो आप। तो देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को a मानो आप, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को पुट करो आप इक्वेशन a में। तो ये अब वो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t ऐसे ही रहेगा, a प्लस b cos phi की जगह पर r cos थीटा लिखें आप, पुट करें इसकी वैल्यू, प्लस ऐसी है cos ओमेगा t ऐसी है आपके पास, फिर b sin phi की जगह पर r sin थीटा लिखें आप। तो देखिए हमने क्या किया, a प्लस b cos phi की जगह पर r cos थीटा लिखा और b sin phi की जगह पर r sin थीटा हमने लिखा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए r इधर भी है, r को कॉमन निकालें आप, r sin ओमेगा t cos थीटा प्लस cos ओमेगा t sin थीटा, ये हमने किया। r इधर भी है, r को हमने कॉमन निकाला। देखिए यहाँ पर फिर से आपके पास ये फार्मूला खोल के है, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसको में ये खोल के है तो इसको अभी हम फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो जैसे ही वहाँ पर ऊपर आपने खोला था इसको sin a प्लस b, तो आपके पास आया था ये। अब यहाँ पर ये खोल के है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसको मैं बंद करके लिखूंगा, मैं तो साइन फार्मूले में इसको कन्वर्ट करूंगा, तो मैं sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये आपके पास sin a प्लस b के इक्वल होता है। तो a आपके पास ओमेगा t, b आपके पास आ गया थीटा। तो sin a प्लस b जो होता है वो किसको होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b के इक्वल होता है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, दिस इज रिजल्टेंट इक्वेशन, समझे आप। जब हमारे पास दो वेव सुपरइम्पोज करेंगी, एक वेव आपके पास बनेगी जिसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास y है, या हम कहेंगे y आपके पास इक्वेशन है, तो y आपके पास क्या है, रिजल्टेंट इक्वेशन है, हाँ, या हम कहेंगे रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। तो यहाँ पर r क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड है हमारे पास रिजल्टेंट वेव का, r आपके पास क्या होगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और यहाँ पर थीटा आपके पास क्या है, ये फेज डिफरेंस हमारे पास है। क्लियर आपको। तो अब ये जो आपके पास ये आपने कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट वेव को आपने कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट वेव इक्वेशंस को आपने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालेंगे। देखिए हमारे पास r क्या है, जब हमारे पास ये रिजल्टेंट वेव बन रही है y, तो इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये r है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस r की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड, कैलकुलेट करेंगे हम। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, पहला पॉइंट आपके पास क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो ये रिजल्टेंट वेव आपके पास आ रही है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सबसे पहले हम निकालेंगे, इस r की वैल्यू निकालेंगे हम। तो r की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। ये आपके पास थर्ड और फोर्थ है।
स्क्वायरिंग भी और एडिंग भी करेंगे, दोनों साइड, बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो पहले हम इसको इस टर्म को इस साइड लिखेंगे हम। तो देखिए हमारे पास पहले इस टर्म को लिखेंगे हम, आपके पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, आर कॉस थीटा है, तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस प्लस दिस, राइट साइड में राइट साइड को आप ऐड करो, आप प्लस करेंगे आप ये वाली टर्म आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास राइट साइड है, तो राइट साइड में हमने स्क्वायरिंग भी की और एडिंग भी की। अब लेफ्ट साइड में भी हम स्क्वायरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी कॉस फाई, ये आपके पास स्क्वायरिंग की हमने ए प्लस बी कॉस फाई की स्क्वायरिंग, प्लस अब ये वाली टर्म लिखेंगे बी साइन फाई, इसकी भी हम स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए हमने लेफ्ट साइड में स्क्वायरिंग भी की और एडिंग भी की, कि आपके पास यहाँ पर तो राइट साइड हमारे पास, राइट साइड में हमने स्क्वायरिंग भी की और एडिंग भी की, और लेफ्ट साइड में भी हमने स्क्वायरिंग और एडिंग की। यहाँ पर आपके पास अब लेफ्ट साइड में देखो आप आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, तो आर स्क्वायर को आप कॉमन निकालो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ रहा है। अब इधर आपके पास ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस, इस पूरे को बी मानो आप, बी कॉस फाई को बी मानो आप, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसको आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। हमने इसको खोल के लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास जो है ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पर आपने ये मानकर चलना है बी आपका बी कॉस फाई है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 फार्मूले का है ए, तो ए ही है आपके पास, बी आपके पास यहाँ पर क्या है बी कॉस फाई है, तो हमने इसको खोल के लिखा, आगे आपके पास आ रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आपके पास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर भी देखोगे आप बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो इधर भी बी स्क्वायर है इधर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को आप कॉमन निकालो, आप बी स्क्वायर को कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आपके पास आ रहा है, तो इसको बाद में लिखेंगे हम ट्वाइस ए बी कॉस फाई आपके पास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई होता है 1 के इक्वल, तो ये आपके पास आ रहा है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 के इक्वल आएगा, तो प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाई के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास आर, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर आ रहा है आपके पास, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इसको आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने एम्पलीट्यूड निकाला रिजल्टेंट वेव का। अब आर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे, आप स्क्वायर जब उधर चले जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल दिया, समझे आप। तो जब हमारे पास दो वेव्स सुपरइम्पोज करती हैं, एक वेव बनती है, तो उस एक वेव का एक वेव जो हमारे पास होगी, उस एक वेव की जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमने निकाला, एम्पलीट्यूड आपके पास क्या है आर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे, यहीं पर हम इंटेंसिटी भी निकालेंगे, हम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी को हम निकालेंगे। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, समझे आप। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर देखोगे आप इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आपके पास एम्पलीट्यूड कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई के इक्वल है। तो स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड, आई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई के इक्वल आ रहा है। तो ये आपने निकाला इंटेंसिटी हमारे पास रिजल्टेंट वेव की। देखिए हमारे पास रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी हमारे पास कॉस फाई पर डिपेंड करती है, फेज एंगल पर डिपेंड करेगी, समझे आप। यहाँ हम कहेंगे फेज डिफरेंस हमारे पास जो दो वेव्स के बीच का है। तो ये हमने इंटेंसिटी भी हमने निकाली किसकी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी को भी हमने कैलकुलेट किया, एम्पलीट्यूड भी निकाला हमने और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी को भी हमने कैलकुलेट किया। अब निकालेंगे हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास ये दो वेव्स निकलती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया मैंने, ये आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन पे हमारे पास ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो ब्राइट फ्रिंज जब बनती है तो इंटरफेरेंस कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता ही है इंटेंसिटी जो हमारे पास जो होती है, लाइट की इंटेंसिटी जो होती है, जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। और इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगी किस पर, कॉस फाई पर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई की वैल्यू +1 होगी।
अब cos फाई की वैल्यू +1 कब होगी? अगर हम ये देखेंगे cos फाई की वैल्यू हमारे पास +1 कब होगी? देखिए cos 0 भी आपके पास 1 के इक्वल होता है, cos 2 पाई भी आपके पास 1 के इक्वल होता है, cos 4 पाई भी हमारे पास होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब थीटा अगर आपके पास, ये फाई अगर आपके पास 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी cos फाई की क्या आएगी? वो 1 आएगी। जब वैल्यू आएगी cos फाई की 1 तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी स्क्रीन पर। तो देखिए cos को अगर हम खत्म करेंगे तो आप इसको फाई की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। आप फाई की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी, या 2 पाई होगी, या 4 पाई होगी, +1 हम लिखेंगे हम। तो इसको हम इन जर्नल में लिखेंगे तो जर्नल में आप लिख सकते हो आप 2n पाई। ये आपके पास जो आ रहा है 2n पाई आपके पास आ रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर आपको कहूँगा मैं वेयर n जो आपके पास जो होगा, n आपका 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 आपके पास ये हमारे पास। जैसे अभी देखो आप n की जगह पर 0 पुट करोगे तो फाई किसके इक्वल आएगा? 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई लगी, पाई के साथ मल्टीप्लाई लगी, 0 हो जाएगा। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो हम कहेंगे फेज डिफरेंस हमारे पास 0 होगा। तो फेज डिफरेंस कब 0 होगा? जैसे हमारे पास सेंटर में यहाँ पर देखिए ए पॉइंट से भी वेव निकलेगी, पहुँचेगी ओ पर, बी पॉइंट से भी वेव निकलेगी तो पहुँचेगी कहाँ पर? ओ पर। तो यहाँ पर हमारे पास फेज डिफरेंस जो होता है दो वेव्स का जो होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है, समझे आप। उसके बाद ऊपर के लिए जाओ या नीचे के लिए जाओगे आप, ये आपके पास सेंट्रल फ्रिंज है तो सेंट्रल फ्रिंज के ऊपर के लिए जाओ या नीचे के लिए जाओगे आप, तो आपके पास फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा ही। जैसे हम उसके बाद अगर आप 1 पुट करोगे तो एन की जगह पर 1 पुट करोगे तो आपके पास आएगा फेज डिफरेंस 2 पाई। इसके बाद आपके पास जब आप n2 पुट करोगे तो 2 टू द 4 पाई आएगा आपके पास फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमारे पास दो वेव्स का जो हमारे पास होगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपको ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पर बना के देगी, तो फेज डिफरेंस या तो 0 हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो सकता है, समझे आप। तो देखिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपके पास या तो 0 या इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपके पास क्या हो सकता है? फेज डिफरेंस हमारे पास दो वेव्स का हो सकता है। क्लियर आपको? फेज डिफरेंस दो वेव्स का जो हमारे पास क्या होगी? ब्राइट फ्रिंज बनाएगी। अब हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम। पाथ डिफरेंस तो हमारे पास दो वेव्स का जो हमारे पास पी पॉइंट पर हमारे पास क्या बना रहा है? ब्राइट फ्रिंज बना रहा है। तो दो वेव्स जो हमारे पास, हम कहेंगे दो वेवलेट्स जो हमारे पास सुपर इम्पोज करती हैं, तो इनका पाथ डिफरेंस देखिए हमारे पास जो बी वेव से हमारे बी पॉइंट से जो हमारे पास वेव निकलेगी, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसका पाथ लेंथ ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। इसका मतलब पाथ डिफरेंस हमारे पास दो वेव्स का होगा ही होगा जब हमारे पास ये पी पॉइंट पर सुपर इम्पोज करेंगी। तो इस पाथ डिफरेंस को हम वाई से डिवाइड करेंगे तो ये किसका होता है? ये हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई के इक्वल होता है, समझे आप। तो फाई होता है हमारे पास फेज डिफरेंस दो वेव्स का जो हमारे पास पी पॉइंट पर दो वेव्स मिलती हैं, तो इनका फेज डिफरेंस हो गया हमारे पास 2n पाई। तो यहाँ से हम लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई की जगह पर फाई की वैल्यू को पुट करेंगे 2n पाई, यहाँ पर पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू किसको आ रहा है? n लैम्डा के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है पाथ डिफरेंस हमारे पास दो वेव्स का। पाथ डिफरेंस होता है दो वेव्स जो हमारे पास सुपरपोज करती हैं, इनके बीच की लेंथ का डिफरेंस, समझे आप। क्योंकि एक वेव की लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी एक ही कम होगी, तो पाथ लेंथ तो होगा ही। जैसे हमारे पास ये वेव ज़्यादा है, इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है? वो हमारे पास y ज़्यादा है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है y से, वो n लैम्डा के इक्वल होगा। तो x हमारे पास क्या है? पोजीशन हमारे पास है सेंटर से उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आप चलते जाओगे आगे। जैसे हम n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y किस इक्वल आएगा? 0 आ जाएगा, तो पाथ डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस 0 कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है हमारे पास। ये आपके पास स्लिट्स हमारे पास हैं, तो सेंटर यहाँ पर है ओ पॉइंट पर, यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है, तो सेंटर में हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस भी 0 होगा और पाथ डिफरेंस भी 0 होगा। क्यों? जो वेव यहाँ ए पॉइंट से निकलेगी, जो वेव बी पॉइंट से निकलेगी, इनकी पाथ लेंथ दोनों की बराबर होगी, तो डिफरेंस नहीं होगा हमारे पास पाथ लेंथ का। इसका मतलब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस हमारे पास दो वेव्स का क्या होगा? 0 होगा सेंटर में। फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड के लिए n की वैल्यू 2, तो ऊपर के लिए जाओ या नीचे के लिए जाओगे आप, आपके पास पाथ डिफरेंस कैलकुलेट होगा ही, पाथ डिफरेंस भी मिलेगा और फेज डिफरेंस भी आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आपको पता ही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है? डार्क फ्रिंज स्क्रीन पर बनती है। कैसे हमारे पास डार्क फ्रिंज बनती है स्क्रीन पर? ये दो वेव्स हैं, ये किस तरीके से सुपरइम्पोज करती हैं? एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर फॉल करता है, क्रस्ट ट्रफ पर फॉल करता है। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होता है तो
नेट व्यू का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है तो आपको डार्क फ्रिंज स्क्रीन पर मिलती है। क्लियर आपको? तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता ही है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होता है, तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है स्क्रीन पर। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको डार्क फ्रिंज मिलती है स्क्रीन पर, तो इसका मतलब वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कास फाई की वैल्यू क्या होगी, इंटेंसिटी इज मिनिमम, इंटेंसिटी डिपेंड करती है कास फाई पर, तो कास फाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो -1 होगी। कास फाई की वैल्यू जब +1 होती है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कास फाई की वैल्यू जब -1 होती है तो इंटेंसिटी मिनिमम होती है। अब कास फाई की वैल्यू कब -1 होती है, देखिए हमारे पास कास फाई जो हमारे पास होता है, कास पाई की वैल्यू भी -1 होती है, कास 3 पाई की वैल्यू भी -1 होती है, कास 5 पाई की वैल्यू भी -1 होती है, आड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पर कास कास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू पाई हो सकती है, 3 पाई हो सकती है, 5 पाई हो सकती है, प्लस 1। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दैट इज 2n-1 पाई होगी। समझे आप? तो ये आपके पास फेज डिफरेंस हो गया हमारे पास दो वेव्स का। ये हमारे पास दो वेव जो सुपरइम्पोज करेंगे और पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बना के देंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 × 2 हो गया 2, 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 आपके पास बचेगा, तो 1 पाई आपके पास आ रहा है 1 पाई। सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास एन की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 2 4 4 में से 1 निकाल देंगे तो आ गया 3 3 पाई, आपके पास 3 पाई आ गया। तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप हर एक डार्क फ्रिंज के लिए, फर्स्ट से सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए आप निकाल सकते हो। आप ये हमने फेज डिफरेंस निकाला। अब पार्ट डिफरेंस निकालना चाहोगे आप इन दो वेव्स का जो हमारे पास पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनाती हैं, तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा, पार्ट डिफरेंस को भी हम यहाँ पर वाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम जो दो वेव्स का पार्ट डिफरेंस होगा, दो वेव्स की लेंथ में कोई जो डिफरेंस होगा, तो ये भी हमारे पास इसी के इक्वल होगा, λ/2 पाई फाई के इक्वल होगा। तो λ/2 पाई फाई हो गया हमारे पास फेज डिफरेंस डार्क फ्रिंज के लिए। तो क्या इसकी वैल्यू है 2n-1 × पाई है, तो पाई पाई गेट कैंसल्ड, आपके पास y की वैल्यू जो आएगी वो 2n-1 λ/2 आएगी। तो ये हमने पार्ट डिफरेंस निकाला हमने डार्क फ्रिंजेस के लिए, जो डार्क फ्रिंज हमारे पास स्क्रीन पर बनेगी। तो देखिए ये हमेशा आपको पार्ट डिफरेंस जो मिलेगा आड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ आपको मिलेगा। तो जैसे हमारे पास n की वैल्यू अगर हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस निकालना चाहोगे आप, n की जगह पर 1 पुट करेंगे, 2 1 2 -1 करेंगे तो 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 × λ/2 आएगा, तो λ/2 आ जाएगा। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो λ/2 आएगा। सेकंड के लिए n की जगह पर 2 पुट करो, 2 2 4 4 में से 1 निकाल देंगे 3 3 λ/2। तो सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास जो है वो 3 λ/2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये पार्ट डिफरेंस हम निकाल सकते हैं हर एक डार्क फ्रिंज के लिए, समझे आप? तो पार्ट डिफरेंस भी निकाला हमने, फेज डिफरेंस भी निकाला हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हमारी हर एक वीडियोस को आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी किया करें हमें, और हमें साथ साथ में कमेंट भी किया करें, क्योंकि आप जब हमें कमेंट करते हो, आप शेयर करते हो जब हमारी वीडियोस को, तो हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। ओके।